महाराष्ट्र में एक पत्रकार की दिन दहाड़े मौत हो जाती है। लखीमपुर खीरी का वीडियो तो आप सभी ने देखा होगा। जैसे उसमें एक एसयूवी थी, वैसे ही एक एसयूवी इस कहानी में भी है। कहा जाता है कि इसी एसयूवी से कथित तौर पे पत्रकार शशिकांत हरीशे की कुचलकर हत्या हो जाती है। शशिकांत का कसूर क्या था? बस इतना सा कि उन्होंने लोकल अखबार महानगरी टाइम्स में एक तथाकथित बाहुबली के द्वारा प्रपोज्ड रिफाइनरी का विरोध करने वाले स्थानीय लोगों को धमकाने की खबर लिखी थी। सुबह जिस कथित बाहुबली के बारे में शशिकांत ने खबर छापी, उसी आदमी ने शशिकांत की एसयूवी से घसीटकर हत्या कर दी, ऐसा आरोप हो रहा है। आज के वीडियो में कहानी पत्रकार शशिकांत वारिशे की मौत की। पहले ये समझते हैं कि हादसा कैसे हुआ। वारिशे सोमवार को रत्नागिरी जिले के राजापुर हाईवे के नजदीक एक पेट्रोल पंप के पास अपने 2 पहिया वाहन के साथ खड़े थे। तभी अचानक एक एसयूवी गाड़ी उन्हें तेज रफ्तार से कुचलते हुए कई मीटर तक घसीटती रहती है। पुलिस ने कहा कि जब तक आसपास के लोग उनकी मदद के लिए आए, तब तक आरोपी वहां से भाग चुका था। लोगों ने वारिशे को बेहोशी की हालत में सड़क पर गिरा देख उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मंगलवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। रत्नागिरी के पुलिस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी ने कहा कि दोषी की पहचान पंढरीनाथ अंबेडकर के नाम से हुई है, जिसके खिलाफ पहले से प्राथमिकी दर्ज थी, यानी एफआईआर दर्ज थी। उन्होंने आगे कहा कि घटना के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे अदालत में पेश कर दिया है। शिंदे फडणवीस सरकार ने और उनके मंत्रियों ने पुलिस कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वारिशे के परिवार को 25 लाख रुपए देने का भी ऐलान सरकार के द्वारा किया गया है और ये तक कहा कि पत्रकार की हत्या किसी साजिश के तहत की गई थी। अगर साजिश है तो क्यों हत्या के परिसर वाले सरकारी सीसीटीवी हत्या के समय बंद पाए जाते हैं? अगर साजिश है तो क्या साजिश में प्रशासन के लोगों का भी हाथ है? अगर साजिश है तो क्या किसी के कहने पर पत्रकार की हत्या करवाई गई? क्या जिसने भी इस कृत्य को किया उसके तार किसी राजनेता तक पहुंचते हैं? आज भारत में पत्रकारों की सुरक्षा चिंता का विषय बन चुका है और बीबीसी जैसे संस्थान भी एजेंसियों के शक के घेरे में आ चुके हैं। ऐसे हालात में एक छोटे शहर के सामान्य पत्रकार की हत्या हो जाना एक बेहद चिंता का विषय है। आज की वीडियो में हम पत्रकार शशिकांत की हत्या की पूरी कहानी बयां करेंगे। साथ ही साथ रत्नागिरी के स्थानीय पत्रकारों और लोगों से केस के बारे में और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। शशिकांत हरीशे की हत्या की कहानी को समझने के लिए वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात है 2014 की, जब रत्नागिरी के एक छोटे से गांव नानार में ऑयल रिफाइनरी का प्रोजेक्ट सरकार ने सामने लाया। जैसे ही इस प्रोजेक्ट को बनाने की बात हुई, उसी वक्त स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। पर्यावरण प्रेमियों ने इसी रिफाइनरी से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। लोगों में जागरूकता बढ़ी और आखिरकार सरकार को 2019 में यह प्रोजेक्ट बर्खास्त करना पड़ा। नानार का प्रकल्प रद्द करने के बाद एक और ऑयल रिफाइनरी का प्लान सरकार सामने लाती है, जो बारसू सोलगांव इन गांवों में स्थित है। बारसू सोलगांव के निवासी भी इस प्रकल्प का विरोध करते हैं और एक संघर्ष की शुरुआत होती है। स्थानीय निवासियों की बात को आगे रखते हुए पत्रकार शशिकांत हरीशे कई रिपोर्ट छापते हैं। उनकी आखिरी खबर 6 फरवरी 2023 के महानगरी टाइम्स में प्रकाशित हुई थी। खबर थी कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी यात्रा के मौके पर अपने बैनरों पर संगीन अपराधों में शामिल आरोपियों के फोटो लगाए थे और उसी दिन दोपहर को ये सब चौंकाने वाली बात हुई। संदिग्ध आरोपी का नाम पंढरीनाथ अंबेडकर है, जो उस इलाके में जमीन का सौदा करता है। अब भारत देश में सौदा करवाने का क्या मतलब होता है, ये दर्शक भली भांति जानते हैं। तो वारिशे को दोपहर 1 बजे राजापुर हाईवे स्थित पेट्रोल पंप पर देखा गया था। उसके बाद आरोप है कि हिरासत में चल रहे अंबेडकर ने अपने वाहन को पत्रकार वारिशे पर चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद पुलिस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी ने राजापुर पुलिस को इन सभी मामलों की जांच करने का आदेश दिया। दुर्घटना के बाद मौके से भागे संदिग्ध पंढरीनाथ अंबेडकर को राजापुर पुलिस की एक टीम ने हाथीवले से हिरासत में ले लिया। हमने महाराष्ट्र के प्रचलित अखबार लोकसत्ता के रत्नागिरी जिले के चीफ सतीश कामत जी से बात की और जाना कि हादसे के बाद स्थानीय पत्रकारों में किस प्रकार की भावना है। आइए उनसे सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। दर्दनाक हादसा है और मेरे ख्याल से भी वो पहली बार हुआ है कोंकण रीजन में इस तरह का किसी जर्नलिस्ट की हत्या होना या मर्डर होना, ये पहली बार शायद हुआ है। और ये एक्सीडेंट तो नहीं है, ये प्री प्लान लगता है। और इस तरह से प्री प्लान मर्डर करना किसी जर्नलिस्ट का, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल अनोखी चीज़ है और पहली बार हुई है। इसलिए इसका हादसा जरूर हम सब जर्नलिस्ट लोगों को लगा इधर, लेकिन फिर भी क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये भी पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
और मुझे लगता है कि इसके पीछे एक और कोई साजिश है या और कुछ लोग इसके पीछे है जो इनको समर्थन दे रहे या उनको सपोर्ट कर रहे। वो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बाहर निकल आएगा तो शायद हम उसके कुछ लिंक लगा पाएंगे कि क्यों हुआ और ऐसे कैसे हो सका और इस आदमी का ये साहस कैसे हुआ ये करने का। भावनाओं में ये बहकर ये हुआ है ऐसा तो नहीं लगता। उसके बाद उन्होंने क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये आदमी पेट्रोल पंप पे गए उसी टाइम ये उधर जीप लेकर पहुंचे और ये सब आगे का सब उन्होंने काम तमाम कर दिया। तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि उनकी साजिश ये और ये तो एक क्या बोलते हैं लास्ट स्टिक ऑन कैमल्स बैक ऐसा हो गया है कि उससे पहले भी उनका और इनका कुछ ना कुछ ये हुआ होगा या ये वारिस जो जर्नलिस्ट थे वो हमेशा ये प्रोजेक्ट के खिलाफ लिखते आए। उनकी लाइन उन्होंने ली थी कि प्रोजेक्ट के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों का वो समर्थन करते थे। उनके अखबार में उनकी न्यूज ज्यादा छिपती थी आंदोलन के समर्थकों की तुलना में। तो इस हिसाब से लगता है कि ये जो नेता थे जो समर्थकों के नेता है उनके दिमाग में ये ऐसा बैठ गया था कि ये आदमी हमेशा हमारे खिलाफ ही लिखता है और हमारे खिलाफ जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनकी तरफ से ये ज्यादा वकालत कर रहा है। और इसलिए शायद ऐसा दिखता है कि उनके दिल में पहले से दिल दिमाग में आदमी बैठ गया था कि इसको कभी ना कभी सबक सिखानी है। सीसीटीवी आप तो मालूम है कि आजकल छोटे छोटे हाउसिंग सोसाइटी के सीसीटीवी भी 24 आवर्स चलते हैं और वो वहाँ का एक होटल है वहाँ का पेट्रोल पंप है सबके सीसीटीवी उस दिन बंद थे। तो पुलिस को सीसीटीवी का कुछ भी फुटेज नहीं मिला है। वहाँ सात आठ लोग मजदूर थे काम कर रहे थे उस रास्ते पर कुछ तो उनको उनसे पुलिस ने पूछा तो वो भी उन्होंने भी बताया कि हमें कुछ मालूम नहीं हमने तो कुछ देखा भी नहीं। तो लैंड डीलिंग की वजह से ये कुछ हो गया होगा ऐसा भी एक अंदाजा लोग लगा रहे हैं कि लैंड डीलिंग में यहाँ बहुत जोर में हो रहा है। रिफाइनरी के लिए कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो आपको मालूम है कि उसके दाम दुगुना चौगुना बढ़ जाते हैं वहाँ के लैंड के। और फिर उसमें अब बाकी सब सारी चीजें आ जाती है जो कि अंडर हैंड डीलिंग हो या कुछ बाकी ब्लैक मनी हो सब हो। तो वो लैंड डीलिंग के भी कुछ व्यवहार इसमें उसका एक वजह हो सकता है जो पुलिस खोज रही है कि इस वजह से तो ये कुछ हुआ नहीं है। सब इस वजह से और इस घटना से कोई डरे हुए पत्रकार नहीं इधर के सब एकजुट मिलके ये कर रहे हैं। और पुलिस को भी निवेदन दिया है यहाँ के जो कि किसी भी पार्टी के नेता वो आएंगे तो उनके साथ भी हम बात कर रहे हैं। तो इस सब चीजों पर हम पत्रकार के हैसियत से और एक अपने एक हमारे दोस्त का जिस तरह से हत्या हुआ उसके ये करने के लिए उसको न्याय मिलाने दिलवा देने के लिए हम इसके ऊपर ही ध्यान रखेंगे। और उसका फॉलोअप करना यह भी हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण चीज रहेगी क्योंकि वो फॉलोअप नहीं रहेगा और वो प्रेशर नहीं रहेगा तो आगे चीज फिर कुछ अलग सा मोड़ ले सकते हैं। तो उस पर कंटिन्यूअसली ध्यान रखना और उसको फॉलोअप करते रहना यह अब हमारा अगला मकसद रहेगा। फॉलोअप लेना ज़रूरी है और प्रेशर बनाना ज़रूरी है, ऐसा कहना था सतीश कामत जी का। उसी से प्रशासन को भी चेक में रखने की बात उन्होंने की। हम भी इसी वजह से इस वीडियो को आपके सामने ला रहे हैं कि खबर का फॉलोअप होना ज़रूरी है। लेकिन उतना ही ज़रूरी ये जानना है कि इस रिफाइनरी को विरोध क्यों हो रहा है। पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बात की एनवायरमेंटलिस्ट पंकज दलवी ने। पंकज सह्याद्री और समुद्र किनारे के बारे में काफ़ी समय से रिसर्च करते आ रहे हैं। उनसे जानते हैं कि इस ऑयल रिफाइनरी के आने से क्या होने का डर है कि इसका इतना विरोध हो रहा है। जब भी माधव गाडगिल अहवाल आया था वो अहवाल में स्ट्रिक्टली कहा था कि जो वेस्टर्न जोन है, वेस्टर्न हिल का जो जोन है वो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो यहाँ पे ऐसे रेड कैटेगरी प्रोजेक्ट्स ये डेंजरस हो सकते हैं यहाँ के बायोडाइवर्सिटी के लिए और यहाँ के एनवायरमेंट के लिए। और ये सब सबसे बड़े जो खाड़ी मतलब क्रिक के प्लॉट्स जगह है जैसे रत्नागिरी देवगढ़ ये दो डिस्ट्रिक्ट में के ये पार्ट है। ये सबसे ज्यादा हापूस के लिए बहुत ही ये है फेमस है। तो और इस क्रिक के जोन में देखा जाए तो 1 लाख हेक्टर से ज्यादा हापूस आंबा का प्लांटेशन है, हापूस मैंगो का प्लांटेशन। और यहाँ पे ही अभी क्या ले रही है गवर्नमेंट पेट्रोकेमिकल की रिफाइनरी ये करिए प्रपोज करिए। अभी देखिए हापूस हापूस के लिए देखा जाए तो क्लाइमेट और टेम्परेचर ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ये सब क्राइसिस जैसे रहते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है उसके प्रोडक्शन पे और उसके क्वालिटी पे सबसे बड़ा ये हो सकता है मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। तो वही चलते लोगों का देखो 1 लाख हेक्टर से ज्यादा जब भी प्लांटेशन रहता है
तो उसमें कम से कम 2 या 3 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी ये क्रॉप पे डिपेंड है 2 डिस्ट्रिक्ट में के। तो अपनी बात को और एक्सप्लेन करने के लिए पंकज दलवी ने जो गुजरात का उदाहरण दिया, गुजरात के तटीय इलाके का जो उदाहरण दिया, उसको भी आप सुन लीजिए। गुजरात का जो टूरिज्म का एड आता है उसमें देखिए कि या ऐसा ऐड रहता है तो उसमें आपको देखा जाएगा तो आपको गिर का जंगल मिलेगा, कच्छ का जो डेजर्ट है वो दिखा जाएगा, जूनागढ़ दिखाया जाएगा। पर आपको कहाँ पे भी यहाँ पे गुजरात के कौन से भी विज्ञापन में आपको समुद्र किनारा नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि वहाँ के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या फिर जामनगर जैसा रिफाइनरी है, वहाँ के जो ये है सी लाइन है वो गटर से भी बहुत अलग नहीं है। वो ऐसे चलते हैं यहाँ पे जैसे कि कोकण में जो कि टूरिज्म के लिए बहुत अच्छे चांसेस है अभी भी डेवलपमेंट के लिए, अगर आपने सोचा तो उसमें बहुत अच्छी इकोनॉमी सस्टेन हो सकती है। तो ऐसा रहते हुए लोग यहाँ पे रिफाइनर ले ली, इसीलिए जो अपोज है वो अपोज हो रहा है। यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ का है ये बोल रहा है कि जो नानार का या फिर जो अभी बारसू सोलगांव का रिफाइनरी आ रहा है उससे कम से कम 2 या 3 लाख का जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो सकता है, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम लोग कैसे विश्वास रखें जब भी कि हम लोग सऊदी अरामको का जब भी टोटल पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज का स्टैटिस्टिक निकालते हैं तो अपने को अलग ही ध्यान में आता है। अभी सऊदी अरामको का वर्ल्ड में टोटल 5 पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी प्लांट है, 5। और वो लोग बताते हैं कि हम लोग का जो एम्प्लॉयमेंट है वो 66,800। तो राजापुर में ऐसा कौन सा रिफाइनरी लाने वाले हैं जिससे 1 लाख डायरेक्ट उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है। हमने लोकल एक्टिविस्ट नितिन जठार से भी बात की। नितिन स्थानीय लोगों के साथ कोकण विनाशकारी प्रकल्प विरोध समिति के जरिए उनके आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने जो कहा उससे बरसू सोलेगांव में बढ़ते बाहुबलीकरण का अंदाज़ा हमें लगता है। उन्होंने हमें फ़ोन पर कहा कि उन्हें अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसके पहले 2 बार उनके साथियों की हत्या करने का प्रयत्न किया गया था, ऐसा कहना नितिन का था। तो क्या ये बात अब ठीक हो जाती है कि सामान्य लोगों की आवाज़ उठाने वाले लोगों के ऊपर हत्या का डर सताता रहे? शशिकांत हरीशे की दुखद मौत को यूं ही भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि किसी भी पत्रकार का काम उसकी मौत का कारण बनना एक दुखद संकेत है। शशिकांत वरिशे के परिवार को हमारी सहानुभूति अर्पित कर इस रिपोर्ट का अंत करते हैं। नमस्कार।